गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर नहीं निकलिए। बाहर नहीं निकलना है, घर में ही रहना है और घर में रह के जो भी आपको काम दिया जाता है उस काम को पूरा कीजिए, समझिए। जो भी वीडियो आपको दी जाती है उसको ध्यान से सुनिए, समझिए और जो भी काम मिल रहा है उस काम को आप लोग कीजिए। इसी सिलसिले में मैं आपको एसएसटी का आज फर्स्ट चैप्टर पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग, जैसा कि नाम से लग रहा है आपको कि पावर को शेयर करना। पावर को शेयर करना मतलब कि जो हमारे अधिकार है, जो हमारे जो अधिकार है, हमारे जो काम है, हमारे जो काम करने का ढंग है, उसको कैसे हम बांट सकते हैं, उसको हम कैसे आपस में जितने भी लोग हैं उनके बीच में बांट सकते हैं। जैसे हमारे घर में कुछ काम होता है तो देखते हो हमारे घर में मम्मी पापा जो है वो काम को थोड़ा सा जैसे कि हमारे घर में कुछ काम होता है तो जितने भी हमारे घर के काम होते हैं वो हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हमारे बीच में बांट देते हैं। अगर वो बांटे हुए काम ठीक ढंग से बटे होते हैं, यानी कि ठीक तरीके से बटे होते हैं, सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन अगर किसी को ज्यादा काम दे दिया जाता है, किसी को कम दे दिया जाता है, ऐसी सिचुएशन में क्या होता है? घर में लड़ाई। तो इसी लड़ाई को या इसी चीज को, इसी पावर शेयरिंग को हम पढ़ेंगे अपने पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट चैप्टर में, जिसका नाम है पावर शेयरिंग। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए, अभी तो मैंने आपको घर की स्टोरी सुनाई, अब हम चलते हैं बेल्जियम की स्टोरी लेते हैं। स्टोरी ऑफ बेल्जियम सबने नाम सुना होगा। बेल्जियम में क्या था, ध्यान से सुनिए बच्चे। अब बेल्जियम का नाम आप लोगों ने सुना होगा। बेल्जियम की स्टोरी हम शुरू करते हैं। बेल्जियम का जो कैपिटल यानी राजधानी, बेल्जियम की कैपिटल का नाम है ब्रुसेल्स। ठीक है, ये इसकी कैपिटल है। अब यहाँ पे क्या है, कैपिटल में दो तरह के लोग रहते हैं, जिसमें 80% लोग जो हैं वो हैं फ्रेंच बोलने वाले, फ्रेंच स्पीकिंग, और 20% लोग जो हैं वो हैं डच स्पीकिंग। अब देखो, मैंने तुम्हें क्या बताया कि 80% जो हैं वो हैं फ्रेंच बोलने वाले लोग और 20% लोग जो हैं वो हैं डच बोलने वाले। और ये कहाँ की जनसंख्या है, कहाँ की पॉपुलेशन है? कैपिटल की, जो बेल्जियम का कैपिटल है ब्रुसेल्स में रहने वाले लोग 80% लोग जो हैं वो फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग जो हैं वो डच बोलते हैं। अब हम लेते हैं पूरे बेल्जियम शहर को। ये तो हमने कैपिटल की बात कर ली, अब ले लेते हैं बेल्जियम देश। अब अगर पूरे बेल्जियम देश को देखा जाए तो बेल्जियम देश में 59% लोग जो हैं वो हैं डच बोलने वाले। 59% लोग जो हैं वो हैं डच बोलने वाले, जो कि फ्लैमिश रीजन में रहते हैं। ये लोग कितने परसेंट हैं? 59% यहाँ पे हैं डच बोलने वाले, और कैपिटल में कितने थे? 20%। अब दूसरा है बेल्जियम देश में 40% लोग जो हैं वो फ्रेंच स्पीकिंग मतलब फ्रेंच बोलने वाले लोग। अब कैपिटल में कितने थे? ये कैपिटल में थे 80, और यहाँ पे पूरे देश की अगर देखी जाए तो पूरे देश में ये हैं 40% लोग। और ये 40% लोग जो रहते थे लिविंग इन वलोनिया रीजन में ये 40% लोग जो हैं वो रहते थे। अब ये जो फ्लेमिश रीजन था ये था नॉर्थ का रीजन, नॉर्थ बेल्जियम था, और जो वलोनिया रीजन था ये था साउथ का रीजन।
मतलब कि बेल्जियम में नॉर्थ में लोग जो थे वो 59% डच थे और साउथ में जो लोग थे वो 40% फ्रेंच बोलने वाले थे। बाकी 1% लोग जो थे 1% लोग जो थे वो जर्मन स्पीकिंग थे, जर्मन बोलने वाले थे। तो 1% हैं ये, तो 1% की तो कहीं इतनी वैल्यू नहीं है। 1% लोगों को तो कोई पूछता नहीं है, तो 1% लोगों को हम अभी यहाँ पे छोड़ देंगे। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, क्या थी यहाँ पे समस्या क्या थी। अब यहाँ पे कैपिटल में तो 80% है फ्रेंच स्पीकिंग, और पूरे बेल्जियम में देखा जाए तो 40% है फ्रेंच स्पीकिंग। वहीं कैपिटल में देखा जाए तो डच स्पीकिंग 20% है, और बेल्जियम में, पूरे बेल्जियम में देखा जाए तो डच स्पीकिंग कितने हैं, 59%। अब क्या हुआ यहाँ पे, इस चीज को लेकर के शुरू हो गई यहाँ पे टेंशन क्यों शुरू हुई। अब भाई यहाँ पे कुछ लोग ज्यादा हैं, यहाँ पे कुछ लोग ज्यादा हैं। सरकार को क्या करना है, दोनों को आपस में मिला करके रखना है। अगर सरकार नहीं मिलाएगी तो क्या होगा, यहाँ पे लोगों के बीच में वॉर हो जाएगा, लोगों के बीच में युद्ध हो जाएगा, लोगों में भेदभाव आ जाएगा, लोग जो है वो ठीक से नहीं रह पाएंगे। तो यहाँ पे शुरू हो गई टेंशन। अब इस टेंशन का रीजन क्या क्या था, इस टेंशन के रीजन क्या क्या थे। अब देखो इस टेंशन के क्या क्या रीजन थे। पहला रीजन था जो फ्रेंच के लोग थे, जो फ्रेंच कम्युनिटी के लोग थे, ये वाले 80% लोग, यहाँ पे 80% और यहाँ पे 40%, ये लोग जो थे ये क्या थे, ये रिच थे। क्या थे, रिच थे और बहुत ज्यादा पावरफुल थे। रिच थे और पावरफुल थे किससे, डच स्पीकिंग से ज्यादा रिच और ज्यादा पावरफुल थे। कौन थे, फ्रेंच लोग। फ्रेंच स्पीकिंग लोग जो थे वो डच लोगों से ज्यादा रिच और ज्यादा पावरफुल थे। दूसरा क्या रीजन था, दूसरा रीजन था डच कम्युनिटी जो थी वो डच कम्युनिटी की मेजॉरिटी थी पूरे नेशन पे और माइनॉरिटी थी कैपिटल में। डच कम्युनिटी जो है, जहाँ जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया था, डच कम्युनिटी की जो मेजॉरिटी है वो बेल्जियम में, पूरे बेल्जियम में 59% थी, यानी कि ज्यादा थे यार, 50% से ज्यादा थे। और डच स्पीकिंग कैपिटल में कम थे, यहाँ कम थे बट यहाँ पे वो ज्यादा थे। अब क्या हुआ, इन टेंशन्स को देख करके जो वहां की गवर्नमेंट थी उसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार अमेंडमेंट किए, मतलब कि उसमें संशोधन किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। अमेंडमेंट क्यों किए, अमेंडमेंट इसलिए किए क्योंकि वहां की सरकार चाहती थी कि जो हमारे फ्रेंच स्पीकिंग और जो हमारे बेल्जियम स्पीकिंग है वो सब मिलजुल करके रहें, जैसे कि हमारे देश में है हिंदू और मुस्लिम, और भी सारी जातियों को सबको समान अधिकार मिले हुए हैं। अब इन टेंशन का जो सरकार ने 4 बार अमेंडमेंट किया कॉन्स्टिट्यूशन में, इसका क्या सॉल्यूशन सामने आया, क्या सॉल्यूशन सामने आया, या वो कौन से स्टेप थे जो कि सरकार ने लिए। अब देखते हैं ये जो 4 बार अमेंडमेंट हुए उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका क्या नतीजा आया, उसका क्या सॉल्यूशन आया। पहला सॉल्यूशन क्या था कि जो सेंटर में कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी यानी कि कैपिटल में जो गवर्नमेंट थी, इस गवर्नमेंट में दोनों ही फ्रेंच एंड डच दोनों के ही मिनिस्टर जो थे वो इक्वल थे। दोनों के मिनिस्टर जो कैपिटल में थे उनकी संख्या जो थी वो बराबर थी। तो यहाँ पे क्या था, कैपिटल में जो गवर्नमेंट थी, कैपिटल की जो गवर्नमेंट थी, देखो वहां पे बच्चों बेल्जियम में क्या था, कैपिटल में और पूरे देश में सरकार जो थी वो हमारे जैसी थी, हमारे देश की तरह थी। जैसे हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट की गवर्नमेंट है, जैसे हमारे देश में है। अब हम कहाँ रह रहे हैं, उत्तराखंड में रह रहे हैं। उत्तराखंड की सरकार कौन है, उत्तराखंड का प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर कौन है बच्चों,
त्रिवेंद्र रावत। तो ऐसे ही और हमारे सेंटर का मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोदी। ऐसे ही दिल्ली की सरकार अलग है, यूपी की सरकार अलग है, बिहार की सरकार अलग है, बंगाल की सरकार अलग है। तो ऐसे ही वहां पे था कि जो ब्रुसेल्स थी कैपिटल, उसकी सरकार अलग थी, और जो बेल्जियम पूरा देश था उसके जो और शहर थे उनकी सरकार अलग थी। तो पहला जो था वो क्या था कि कैपिटल में जो मंत्री थे, कैपिटल में जो मिनिस्टर्स थे, उनकी संख्या जो थी वो दोनों की बराबर बराबर थी, फ्रेंच की और डच की। दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट है कि अगर कोई ऐसा नियम होता है, कोई ऐसा स्पेशल लॉ होता है जिसपे कोई भी एक पार्टी अपना मत देती है, कोई भी एक पार्टी अगर अपना मत देती है तो वो डिसीजन नहीं माना। अब जब एक पार्टी मत देगी तो उसका मत नहीं माना जाएगा। तो वहां पे कोई भी लॉ पास करने के लिए दोनों पार्टी का मत होना बहुत जरूरी था। जब तक दोनों पार्टी अपनी सहमति नहीं देगी तब तक कोई भी स्पेशल लॉ नहीं बनेगा। अब थर्ड पॉइंट क्या है कि कुछ पावर जो थी वो बांट। तीसरा पॉइंट क्या था कि जो पावर्स थी, जो सरकार थी, जो स्टेट को पावर्स मिली हुई थी वो अलग थी। बहुत सारी पावर्स ऐसी थी जो स्टेट्स को दी हुई थी और उनका जो संबंध था वो सेंटर कैपिटल से अलग था। यानी कि स्टेट की पावर अलग थी और सेंटर की पावर अलग थी। ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट है जो गवर्नमेंट थी वो स्टेट और गवर्नमेंट जो थी वो दोनों ही अलग अलग थी, और दोनों के रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो दोनों के रिप्रेजेंटेटिव दोनों कम्युनिटी के थे। आप समझ रहे हो इस बात को? देखो, जो स्टेट और गवर्नमेंट, अब जैसे मैंने पहले बताया था यहाँ पे फ्रेंच ज्यादा है और यहाँ पे फ्रेंच कम है, यहाँ पे डच कम है, यहाँ पे डच ज्यादा है। तो इन दोनों ने, डच और फ्रेंच ने, दोनों ने अपना तालमेल बिठाया। डच लोगों को यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा और फ्रेंच लोगों को यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। दोनों ने आपस में कॉम्प्रोमाइज किया। तो यहाँ पे भी मिनिस्टर्स की संख्या इक्वल थी और यहाँ पे भी मिनिस्टर्स की संख्या इक्वल थी। उसके बाद पांचवा पॉइंट है जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी। कुछ गवर्नमेंट ऐसी बनाई गई, जैसे हमारे देश में आप देख लो पंचायतें बनती है गांव में, ऐसे ही वहां पे कम्युनिटी गवर्नमेंट थी। जैसे किसी कम्युनिटी गवर्नमेंट, जैसे कहीं पे मान लो डच लोग रहते हैं तो वहां की गवर्नमेंट जो थी वो क्या थी? डच कम्युनिटी की गवर्नमेंट थी। इसका काम क्या था बच्चों? इसका काम था कि वहां के कल्चरल और एजुकेशन को देखना। मतलब कि इनका काम ये था कि अपने कल्चर का भी प्रमोशन करना, अपने कल्चर को भी प्रमोट करना, बट दूसरे के कल्चर को इम्पोज नहीं करना। दूसरे के कल्चर की भी दूसरा का कल्चर, यहाँ पे दूसरा कल्चर क्या है? फ्रेंच कल्चर है। जैसे यहाँ पे डच कम्युनिटी के लोग हैं, ऐसे ही यहाँ पे इनका काम था कि अपने कल्चर का एजुकेशन देना बच्चों को, और उसके साथ ही फ्रेंच कम्युनिटी या दूसरी कम्युनिटी को भी कंजर्व करना। तो बच्चों ये थी स्टोरी कहाँ की? बेल्जियम की। ये मैंने तुम्हें सुनाई स्टोरी बेल्जियम की। अब मेरा फर्स्ट वीडियो था, फर्स्ट वीडियो में स्टोरी थी बेल्जियम की। अब मैं इसके बाद सेकंड वीडियो आपको भेजूंगी जिसमें इसी चैप्टर में, देखो इस चैप्टर में पावर शेयरिंग जो है, पावर शेयरिंग आपको समझाई गई है दो देशों की। एक देश है बेल्जियम और दूसरा देश है श्रीलंका। फिर इन दोनों की तुलना की गई है कि कैसे पावर शेयरिंग जो है वो सक्सेसफुल होती है। अब यहाँ पे जो है पावर शेयरिंग किसमें थी? डच और फ्रेंच स्पीकिंग में। तो यहाँ पे जो था, यहाँ पे इस देश का एंडिंग क्या हुआ? हैप्पी एंडिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग जो थे वो दोनों आपस में खुश थे और दोनों का आपस में तालमेल अच्छा था।